Hello students, welcome back to BBVN online classes, and we were discussing about the alcohols and ether, and in this chapter today we are going to discuss about the phenols. And phenol means when the OH group यानी alcoholic group is attached to a aromatic benzene ring. अगर aromatic benzene ring पर OH जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं. ठीक है, तो फिनोल की बात करते हैं तो वैसे ही जैसे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हम बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड की. तो फिनोल्स क्या होते हैं, फिनोल क्या होता है, इस तरीके से जब बेंजीन रिंग पर OH यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है. तो यहाँ देखिए, अगर हम इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो आप लोगों को पता है, मैंने 11th क्लास में खूब समझाया हुआ है आपको कि इस तरीके से ये जो दो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन, वो कहाँ बेंजीन रिंग की तरफ भेज देगी, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड जो होंगे वो क्या होंगे, इस तरीके से इस कार्बन पे आके शिफ्ट हो जाते हैं. तो हमारा फर्स्ट जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनता है. यहाँ तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये दो डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेंगे. नेक्स्ट जो हमारी स्टेप आएगी वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है. अगर मैं इस तरीके से हम लिख देते हैं, ये जो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है आफ्टर द फर्स्ट स्टेप, देन इट विल गो ऑन द ऑर्थो, देन पेरा, देन अगेन ऑर्थो. इस तरीके से ये ऑर्थो पेरा ऑर्थो पर मूव होता है, और ऊपर जो हमारा चेंज हुआ था वो एज इट इज़ ही रहता है, उसमें कोई हमें चेंजेस नहीं करने होते हैं. ठीक है, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होते हैं वो उन दो कार्बन के बीच में लगते हैं जहाँ पर चार्ज और फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड नहीं होता है. ठीक है, तो ये इस तरीके से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है बनती है अल्कोहल्स में. फिर हम बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड की. तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड होता है बाय यूजिंग डायएजोनियम सॉल्ट. तो डायएजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, देखिए, बाय डायएजोनियम सॉल्ट. डायएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन किस तरीके होता है, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी करा था कि हमें एक तो लेना होता है एनिलीन, एक तो हमें क्या लेना होता है, एनिलीन, और एनिलीन की रिएक्शन हमें करानी होती है सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. जैसे ही हम डायएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो हमारे पास में इस तरीके से डायएजोनियम सॉल्ट बनता है. इस तरीके से हमारे पास क्या बनता है, डायएजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है. अब इस डायएजोनियम सॉल्ट जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन है, या हम बोल सकते हैं कार्बन का कंपाउंड है जिससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया जाता है. तो यहाँ पर जब हम डायएजोनियम सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हाइड्रोलाइसिस कराते ही क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें जो डायएजोनियम सॉल्ट है ये पूरा का पूरा ग्रुप अलग हो जाएगा, और यहाँ पर OH ग्रुप ऐड हो जाता है जो कि क्या है, फिनोल है. तो डायएजोनियम सॉल्ट से इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है बाय क्यूमिन. बाय क्यूमिन ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, बाय क्यूमिन. तो हमें पता है कि क्यूमिन क्या होता है, ये इस तरीके से अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप किसी बेंजीन रिंग पे जुड़ा हुआ होता है तो इसे हम बोलते हैं क्यूमिन. ठीक है, अब क्यूमिन से हमें फिनोल बनाना है तो सबसे पहले तो हमें इसका ऑक्सीडेशन करना होता है क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में. यहाँ पर सबसे पहले तो इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन होता है तो देखिए किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, या किस तरीके से एक पेरोक्साइड बनता है. ये पेरोक्साइड इस तरीके से फॉर्म होगा. यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है बीच वाले कार्बन पर, वहाँ पर उन दोनों के बीच में इस तरीके से पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, ये क्या बना है, पेरोक्साइड. जब भी कोई दो ऑक्सीजन इस तरीके से अटैच्ड होती है तो वो पेरोक्साइड बोले जाते हैं. अब हम इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे. तो हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद में एक प्रोडक्ट तो हमारे पास बनता है. देखिए यहाँ से ये मोल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये OH इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा इस तरीके से. तो एक तो हमारे पास क्या बनता है, फिनोल बनता है, और दूसरा जो है वो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 यानी कि प्रोपेनॉन. दूसरा क्या बनेगा,
एसीटोन भी बोलते हैं हम इसको, और प्रोपेनॉन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से क्यूमिन का सबसे पहले ऑक्सीडेशन कराया, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कराया तो फिनोल्स बनते हैं और साथ में एसीटोन की कुछ क्वांटिटी भी बनती है। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मेशन की बात। नाउ वी एक और इसमें रह गया है बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से किस तरीके से बनाया जाता है, देखिए बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो देखिए इसमें क्या होता है, ये मैंने यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन अगर मैं NaOH से कराती हूँ, बेस अगर मैं इसमें डाल देती हूँ, तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट होता है वो मेन प्रोडक्ट हमें मिलता है फिनोल। बहुत ही आसान रिएक्शन है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से करानी है और इस तरीके से हमें फिनोल जो है मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए जैसे कि आपको यहाँ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो फिनोल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो कहाँ जाएगा, या तो ऑर्थो पे या पैरा पर। और आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं उनमें सबसे पहले होती है हेलोजिनेशन। सबसे पहले कौन सी होती है, हेलोजिनेशन। और यहाँ पर मैं फिनोल का हेलोजिनेशन कराती हूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने Cl2 लिया और यहाँ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में जो होंगे प्रोडक्ट बनते हैं, और जो इलेक्ट्रोफाइल होगा हमारा यहाँ पर बनता है क्लोरोनियम आयन। और ये कहाँ जुड़ेगा, ये फिनोल है और फिनोल के ऑर्थो और पैरा पर जो है ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो और पैरा। फिर हम हेलोजिनेशन के बाद में अगर सल्फोनेशन, नाइट्रेशन या फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, असाइलेशन कराते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आपको पता है कि हमें रिएक्शन करानी होती है CH3Cl से। किससे करानी होती है, हेलो एल्केन से, वही एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो बनता है कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन कहाँ ऐड होते हैं, सेम ऑर्थो और पैरा पर। तो इस तरीके से हमारे पास में क्रिसोल्स बनते हैं, एक तो ऑर्थो क्रिसोल और एक पैरा क्रिसोल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्काइलेशन के बाद में असाइलेशन की। और यहाँ पर आपको पता होगा कि असाइलेशन में या तो हम एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं या फिर एसिल क्लोराइड से या हैलाइड से कराते हैं इनकी प्रेजेंस में। तो यहाँ से हमारे पास में जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है दैट इज़ द एसिटिल कार्बो मतलब एसिटिल आयन। तो यहाँ से ये कहाँ जुड़ेगा, COCH3 ऑर्थो पे एंड COCH3 पैरा पे। तो इस तरीके से हमारे पास में फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन का क्या मिलता है, प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फिर हम नाइट्रेशन कराते हैं तो हमें पता है कि नाइट्रेशन में हमें रिएक्शन किससे करानी होती है, कंसनट्रेट HNO3 से। किससे करानी होती है, कंसनट्रेट HNO3 से। यहाँ हम जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें नाइट्रोनियम आयन मिलता है और एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और वो कहाँ ऐड होगा, ऑर्थो और पैरा पर। ये रिएक्शन अब तक तो आपको रट जानी चाहिए क्योंकि हर चैप्टर में ये रिपीट हो रही है। ठीक है, ये हो गई हमारे पास में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद में है रिएक्शन विद मेटल्स। तो देखिए जो फिनोल्स होते हैं दोज आर द एसिडिक इन नेचर। फिनोल्स क्या होते हैं, ये एसिडिक होते हैं नेचर में। तो इनकी एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है कि अगर हम फिनोल्स में सोडियम डालते हैं यानी कि कोई मेटल डालते हैं तो ये किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, देखिए ONA और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को ये इवॉल्व करते हैं इस तरीके से। तो ये जो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है ये हमें बताता है कि फिनोल्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि एसिड्स में जब हम मेटल डालते हैं तभी क्या होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाए कि किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे कि एसिडिक नेचर होती है फिनोल्स की, तो आप इस रिएक्शन को शो कर सकते हो। ठीक है, फिर हम एसिडिक नेचर की ही बात कर लेते हैं फिनोल्स में। तो देखिए फिनोल्स की जो एसिडिक नेचर होती है वो किस तरीके से डिपेंड करती है। एसिडिक नेचर होगा
इट इज़ डिपेंडेंट या इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I और -R अपॉन, यानी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I और +R इफेक्ट। यानी कि एसिडिक नेचर बढ़ती है अगर -I इफेक्ट वाला कोई कंपाउंड बेंजीन रिंग पर या फिनोल के साथ में ऐड हो जाए, या फिर -R यानी कि नेगेटिव रेजोनेटिक इफेक्ट वाला कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ हो। और डिक्रीज हो जाती है एसिडिक नेचर अगर कोई पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या पॉजिटिव रेजोनेटिक इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जो है वो उस फिनोल के साथ में बेंजीन रिंग पर ऐड हो जाए। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि ये फिनोल है, तो सबसे पहले तो हम फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड की ही बात कर लेते हैं। तो इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, क्योंकि यहाँ से आफ्टर रिमूवल ऑफ H+ जो हमारे पास में ग्रुप मिलता है या आयन मिलता है, दैट इज़ द कार्बोक्सिलेट आयन। ये कार्बोक्सिलेट आयन जो होते हैं वो क्या करता है, ये माइनस चार्ज इधर और इधर दोनों तरफ क्या होते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेजोनेंस की वजह से जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये मोर स्टेबल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर यहाँ से हम H+ को रिमूव करते हैं, देन यहाँ बनता है फिनोक्साइड आयन। ठीक है, तो फिनोक्साइड आयन के कंपैरिजन में जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है ये मोर स्टेबल होता है, इसलिए ये ज़्यादा बनेंगे और इसी वजह से यहाँ से H+ जल्दी से रिमूव होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो फिनोल के कंपैरिजन में मोर एसिडिक होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। अब हम फिनोल्स के बाद में बात करते हैं फिनोल्स की कि वाटर और फिनोल में क्या है। ये मैंने वाटर लिया है और ये मैंने फिनोल लिया है। तो वाटर से जब H+ जाता है तो हमारे पास मिलता है OH- आयन। क्या मिलता है? OH- आयन। और OH- आयन की कंपैरिजन में फिनोक्साइड आयन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा बनेगा, इसलिए फिनोल जो होते हैं वो पानी के कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में मोर एसिडिक होते हैं। फिर हम यहाँ ले लेते हैं एल्कोहल्स। क्या ले लेते हैं हम यहाँ पर? एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स में आप ध्यान रखिए कि अगर यहाँ से जैसे ही H+ रिमूव होते हैं तो हमारे पास मिलते हैं एल्कोऑक्साइड आयन। और एल्कोऑक्साइड आयन जो होते हैं वो इस R के +I इफेक्ट की वजह से लेस स्टेबल हो जाते हैं और इस वजह से ये वाटर से भी बहुत कम एसिडिक नेचर शो करते हैं एल्कोहल्स। तो ये एक कंपैरिजन हमने पढ़ा है जिसमें सबसे पहले आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे नंबर पे आ जाता है फिनोल्स, फिर आता है वाटर और सबसे लास्ट में आते हैं एल्कोहल्स। तो अगर इन चारों में आपको एसिडिक नेचर का कंपैरिजन पूछा जाए तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। रीज़न मैंने यहाँ दे रखा है और नोट्स में अच्छे से मेंशन करा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिडिक नेचर में ही, जिसमें अब की बार हम फिनोल में ही +I और -I वाला ग्रुप ऐड कर देते हैं। देखिए, एक तो मैंने यहाँ लिया है फिनोल, ठीक है, एक मैंने यहाँ लिया है फिनोल के साथ में -I ग्रुप वाला कोई भी, जैसे मैंने यहाँ NO2 ले लिया, ठीक है, और एक मैं ले लेती हूँ फिनोल के साथ में कोई भी +I इफेक्ट वाला CH3 ग्रुप। यहाँ जो NO2 है वो -I इफेक्ट करता है, यहाँ जो CH3 है वो +I इफेक्ट शो करता है। और जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है कि एसिडिक नेचर बढ़ जाती है जब माइनस इफेक्ट बढ़ता है और एसिडिक नेचर घट जाती है जब +I इफेक्ट वाला कोई कंपाउंड जुड़ता है या ग्रुप जुड़ता है। तो हमारी एसिडिक नेचर जो हो जाएगी वो इस तरीके से होगी, यहाँ तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी, यहाँ पे घट जाएगी, तो फिनोल कहाँ आ जाएगा? मिड में आ जाता है। तो इस तरीके से हम एसिडिक नेचर को शो कर सकते हैं और कंपेरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।